Hello everybody, welcome to chapter 2 of class 12th business study chapter 2 जिसका टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पूरे प्रिंसिपल्स देखेंगे मैनेजमेंट जिस पर आधारित है। लिखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है पर पूरे रहते हैं, ऐसा मत सोचना। ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है, इस वीडियो में केवल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। बिजनेस स्टडी चैप्टर 2 क्लास 12। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल रिवॉल्यूशन। इसके पहले जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था उसमें पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, और अब बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल रिवॉल्यूशन। जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत शानदार है। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, एक प्रिंसिपल है मेंटल रिवॉल्यूशन का, ध्यान से देखना। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन अज्यूम दैट इवन इफ देयर आर लार्ज फिजिकल रिसोर्सेस, मेंटल रिवॉल्यूशन का प्रिंसिपल जो है वो ये मानता है कि आपके पास में बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज हो। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होता है ये समझना। रिसोर्सेज का मतलब ही होता है वो चीज जिससे हम हमारा काम कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इंटरनेट एक रिसोर्स है, मोबाइल एक रिसोर्स है, ये सब जो स्मार्ट टीवी है, ये जो बोलते हैं ना, ये सब चीज जिससे हमारा काम होगा वो क्या है, रिसोर्स। तो हमारे पास में बहुत सारे फिजिकल रिसोर्स हो सकते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब किस में आएगा, रिसोर्स में, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बट इफ द ह्यूमन रिसोर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, ये सब चीज जैसी की तैसी रहेगी अगर कौन काम नहीं करता, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता वो व्यक्ति जो आपके यहां काम करता है। दो मैन, मटीरियल, मशीन, मनी, मेथड हमने देखा था ना। तो मैन फिजिकल नहीं है, बाकी सब फिजिकल है। कौन, मटीरियल, मशीन, मनी, मेथड, ये चार कौन से रिसोर्स है, फिजिकल। केवल ह्यूमन बीइंग है वो कौन सा रिसोर्स है, नॉन फिजिकल या नेचुरल रिसोर्स है, ये भी बोल सकते हो। नेचुरल रिसोर्स बोलना भी गलत है, वो लिविंग है, बाकी सब नॉन लिविंग है। तो क्वेश्चन यही बोलता है कि मेंटल रिवॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास में बहुत सारे फिजिकल रिसोर्स है, अदर रिसोर्सेज हैं, पर आपका अगर ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाई नहीं है, देयर इज नॉट, इजंट भी पढ़ते हैं, इज नॉट भी पढ़ते हैं, इज नॉट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में शांति नहीं रहेगी और समृद्धि, खुशहाली, पैसा वगैरह नहीं आएगा। एंड द मोरल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, मोरल मतलब काम करने की भावना, हाई नहीं है, टिल देन द रिसोर्स आर सिंपली रिसोर्सेस। बहुत बड़ी बात बोलता है क्वेश्चन, अगर ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाई नहीं है, बाकी सब चीज केवल रिसोर्स है, वो तभी काम में लगेगा। चीजें फिजिकल रिसोर्स जब भी काम में आएंगे जब ह्यूमन रिसोर्स अच्छा काम करेगा। दे कैन नेवर टेक द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, हेंस मैनेजर मस्ट ट्राई टू अटेन द मैक्सिमम कोऑपरेशन ऑफ द वर्कर। बाकी सब बात बाद में, सबसे पहले हमको किसको खुश रखना है, वर्कर को, ताकि गैप निकल जाए किसमें, लेबर एंड कैपिटल में। लेबर मतलब काम करने वाला, कैपिटल मतलब मालिक जो पैसा लगाता है। एंड टू रेडिकेट म्यूचुअल एनिमिटी। म्यूचुअल एनिमिटी क्या होती समझ लो, मजदूर को लगता मालिक बहुत कमा रहा, मालिक को लगता मैं बहुत तनख्वाह दे रहा। मैनेजर ही है मेन जो दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है कि मालिक को बोलता सुन अच्छा फायदे में, मत चिंता कर, बहुत प्रॉफिट आ गया, लौट नहीं लेना। और लेबर को बोलता है इधर आ, इधर आ, इधर आ, बहुत पैसा मिल रहा है, हमारी कंपनी जितनी सैलरी दे रही है बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बात समझे, बात समझे, ये कहलाता है मेंटल रिवॉल्यूशन। ऐसे ही आंसर याद करा दूंगा ये वाला, ध्यान से देखो। दो रिसोर्स, मैन, मटीरियल, मशीन, मनी, मेथड। मैन के अलावा बाकी सब कैसे हैं, फिजिकल। अगर फिजिकल रिसोर्स को गुड्स में, प्रोडक्शन में, सर्विस में कन्वर्ट करना है तो क्या अच्छा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होना चाहिए। यही मेन है, म्यूचुअल एनिमिटी को एंड करता है कौन, मेंटल रिवॉल्यूशन।
अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? देखना ध्यान से। Principles of management represent the techniques and principle which are related to management task. ये जो प्रिंसिपल हैं वो टेक्निक्स को बताते हैं जिससे मैनेजमेंट का काम होता है। एंड टू शो द करेक्ट पाथ, रास्ता फॉर अचीवमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो क्या है? प्रॉफिट। मैं पढ़ा रहा हूं प्रॉफिट के लिए, तुम पढ़ रहे हो प्रॉफिट के लिए, कोई काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है सब किसके लिए हो रहा? प्रॉफिट के लिए। तो आंसर समझना, ये प्रिंसिपल क्या है? ये टेक्निक्स है, तकनीकें हैं जो बताती है कि कैसे काम करेंगे, जिसकी हमको तलाश है प्रॉफिट की, वो कैसे हम ले सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत अच्छी हमारी मदद करते हैं, टेक्निक बताते हैं सो दैट वी कैन अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। फेयोल ने प्रिंसिपल दिया है इनिशिएटिव्स। ध्यान रखना, इनिशिएटिव्स का मतलब होता पहल। बोलते ना, दो लड़का लड़की हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा, तो जो पहले बात करेगा उसने क्या लिया? इनिशिएटिव। पूरी क्लास शांत बैठी है, कोई डाउट नहीं पूछ रहा, एक डाउट है पर कोई पूछ नहीं रहा, एक बच्चा खड़े होके डाउट पूछता है, तो वो बच्चे ने क्या लिया? इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फेयोल हैज सजेस्टेड दैट द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन फ्रीडम। फेयोल बोलता है, कौन बोलता है? फेयोल, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज है उनको क्या दो? फ्रीडम दो। फ्रीडम, फ्रीडम, आजादी। बोलो आजादी। क्या दो उनको? आजादी। टू वर्क ऑन द न्यू प्लान्स एंड टू अपग्रेड द ओल्ड प्लान। देखो इनिशिएटिव समझ लो, न्यू नई काम किया उन्होंने, अपग्रेड मतलब कुछ तो भी नया लाया। इनिशिएटिव का मतलब ही होता पहल करना ऐसी चीज पे जो अब तक के नहीं हुई। न्यू न्यू। तो फेयोल बोलता है एम्प्लॉय शुड बी गिवन फ्रीडम सो दैट दे कैन वर्क ऑन न्यू प्लान एंड अपग्रेड द ओल्ड प्लान इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। फेयोल बोलता है इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी। द एम्प्लॉय शुड टेक द इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू गिव सजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म। साफ बोलता है फेयोल, सुन लो एम्प्लॉइज, तुम भी इनिशिएटिव लो, ऐसा इनिशिएटिव लो, ऐसे सजेशन दो जिससे किसका भला हो? फर्म का। 3 आंसर ऐसे याद करा दूंगा मैं, देखते चलना। प्रिंसिपल क्या है? टेक्निक है। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? टू फिल द गैप बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। तीसरा आंसर फेयोल के हिसाब से, फेयोल बोलता है 2 पॉइंट में याद रखना। बोलो एम्प्लॉय को क्या दो? फ्रीडम सो दैट दे कैन वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड अपग्रेड द ओल्ड प्रोजेक्ट। बस बस बस। प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ाना है? प्रोडक्टिविटी। बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, राइट टू इक्विटी, सबको समानता का अधिकार है, वो यहां पे प्रिंसिपल लगाया है मैनेजमेंट में भी। ध्यान से देखना, दिस प्रिंसिपल वॉज फॉर्म्यूलेटेड बाय हेनरी फेयोल। फेयोल साहब ने बहुत अच्छा प्रिंसिपल बनाया जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मींस फेयर डीलिंग। देखो, अगर कोई मजदूर है, उसको एक काम का 250 रुपये मिल रहा है, तो दूसरे मजदूर को भी 250 मिलना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो लड़का है लड़की है, काम सेम है ना, सेम काम है, सेम पैसा जाना चाहिए, गलत डीलिंग नहीं होना चाहिए, फेयर डीलिंग। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड अमंग द एम्प्लॉइज। सबके साथ में इक्वालिटी, समानता के साथ में व्यवहार करना है। कोऑपरेटिव, अपना समझ के काम करना है। एटीट्यूड का मतलब ही होता है कि आपका जो व्यवहार है कैसा रहना चाहिए? कोऑपरेटिव, यानी लोगों की सहायता करने वाला। अमंग द एम्प्लॉइज इन द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता है फेयोल? क्या बोलता है फेयोल? इक्विटी, राइट टू इक्विटी। सबको ट्रीटमेंट बराबर दो, फेयर डीलिंग करो, एंड एटीट्यूड कैसा रखो? कोऑपरेटिव।
इक्विटी रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर आप समानता चाहते हो तो दयालु बनो और न्यायप्रिय बनो। बस 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 बस। एम्प्लॉय एक्सपेक्ट यूनिटी एंड इक्विटी फ्रॉम मैनेजमेंट। वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट इक्विटी और यूनिटी दोनों चाहता है। एम्प्लॉय चाहता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसमें एकता बनी रहे और समानता बनी रहे। ऐसी आंसर याद हो जाएगा। बोलो किसका प्रिंसिपल है? इक्विटी का प्रिंसिपल है। किसने बोला? फेयोल ने बोला। क्या बोलता है? फेयर डीलिंग करो। क्या बोलता है? फेयर ट्रीटमेंट करो। किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ। कैसा एटीट्यूड रखो? कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखो। हो गया आंसर। ऐसी चारों याद करा दूंगा। पहला क्वेश्चन ऐसी याद होगा भैया, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत जाएगी। जल्दी जल्दी याद करो। 4 आंसर पढ़ लिया अपन ने, चारों रिवाइज कर लो जल्दी से। चारों अभी करा दूंगा। सबसे पहला बोलो मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब लेबर और कैपिटल के गैप को फिल करने के लिए होता है मेंटल रिवॉल्यूशन। अगला रिवॉल्यूशन प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल टेक्निक है जिसके तहत हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हेनरी फेयोल ने बोला प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब भी देखा अपन ने, देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और इसके पहले अपन ने देखा क्या है, फेयोल के प्रिंसिपल क्या है। फेयोल बोलता है कि सबको प्रिंसिपल दो प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। 2 प्रिंसिपल हो गए। मेंटल रिवॉल्यूशन हो गया और प्रिंसिपल क्या होते हैं ये हो गया। हाउ इज इफिशियंसी डेवलप थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। तीसरा प्रिंसिपल आ रहा है, आप देखते चलो सारे प्रिंसिपल कराऊंगा। सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल कराया किसका? इनिशिएटिव का। फिर मैंने प्रिंसिपल कराया किसका? इक्विटी का। फिर मैं प्रिंसिपल करा रहा हूं किसका? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब बांटना है। शांति रखो, सब समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल all employees in an organization or institution do not have same efficiency। समझो, मैंने आपको इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी भी बताया था। इफेक्टिव मतलब जो काम करके दिया, इफिशियंसी मतलब जो काम तो किया ही पर एकदम सटीक, एकदम शानदार, एकदम कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा। तो सब लोग एक समान इफिशियंसी रखते हैं क्या? नहीं। इसीलिए फेयोल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू देयर इफिशियंसी। जो व्यक्ति जिस काम को अच्छे से कर सकता है, जिसमें वो इफिशिएंट है, सो अकॉर्डिंग टू देयर इफिशिएंसी एंड इंटरेस्ट। कई लोग बोलते हैं ना मुझे परचेस करने में बड़ा मजा आता, कई बोलते मुझे सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा लगता, कई बोलते मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छा लगता। तो इसी हिसाब से फेयोल बोलता है कि देखो कौन अच्छा काम करता है और कौन किस काम में इंटरेस्ट लेता है, उसी हिसाब से उनको वर्क असाइन करो। बहुत सरल है, चारों प्रिंसिपल याद करा दूंगा। पहला इनिशिएटिव, इतनी फ्रीडम लो कि वो कुछ ना कुछ नया करें। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबको समानता का ट्रीटमेंट दो। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलता है फेयोल? अकॉर्डिंग टू इफिशियंसी एंड इंटरेस्ट द एम्प्लॉय शुड बी असाइन द वर्क। लेबर शुड बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। लेबर को ग्रुप में डिवाइड करो। बाय डूइंग वर्कर आर मोटिवेटेड। उनको क्या रखो? मोटिवेटेड, यानी एकदम प्रोत्साहित करके कि तुम कर सकते हो। एंड दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर इफिशियंसी। आप उनको मोटिवेट करो तो उनकी क्या बढ़ेगी? इफिशियंसी। ऑब्जेक्टिव देखना, द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क टू इज टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। हार्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं, आई स्पेशलिस्ट बनते हैं, ऐसे आपके भी जो वर्कर है वो क्या बनने वाले हैं? स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं और उनका फायदा आपको मिलेगा। कोई परचेस स्पेशलिस्ट मिल जाएगा, कोई सेल्स स्पेशलिस्ट बन जाएगा, कोई फाइनेंशियल के लिए बहुत अच्छा बन जाएगा, कोई व्यक्ति मैनेजर बहुत अच्छा बनेगा जो सबको मैनेज कर लेता है। इसका आपको फायदा मिलने वाला है। द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग कैन नॉट बी डन अलोन। तुम अकेले पूरा काम नहीं कर सकते, लोगों को साथ में लाना पड़ेगा, लोगों को भी लीडर बनाना पड़ेगा। खटाक से देखना, जितने प्रिंसिपल हुए फटाक से रिविजाइज कर लो। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, फ्रीडम दो ताकि वो पुराने को अपग्रेड करे और न्यू पे काम करे। इक्विटी, सबको समानता का अधिकार करो। डिवीजन ऑफ लेबर, कैसे वर्क दो? अकॉर्डिंग टू देयर इफिशियंसी एंड अकॉर्डिंग टू
their interest, and employee should be motivated so that we are benefited by the increasing of their productivity. उनकी productivity इतनी बढ़ेगी, in the end firm को ही फायदा होगा. अगला क्वेश्चन, distinguishes between principle of unity of command and unity of direction. एक समान दिखता है क्वेश्चन, पर उसके बीच में अंतर बताना है. किसके बीच में? यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. पहले पढ़ लो, मैं अपने मन से बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ लो. डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी से तो आप समझ गए, एकता. कमांड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी को निर्देश देता है. तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब मैं बताऊं, एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति के ही द्वारा ऑर्डर मिलना चाहिए. पहले यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया. एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस. ये पहला हो गया यूनिटी ऑफ कमांड. अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखो. डायरेक्शन का मतलब होता है ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट. अगर तुम्हारी बॉस तुमको बोलता है पहले 4th फ्लोर पे जाना, फिर बोलता है ऐसा करना पहले 6th फ्लोर पे जाना, आप या तो पहले 4th पे जाओगे, या तो 6 या तो 3. एक साथ सब पे जा सकते हो क्या? नहीं. वो अगर बोलता है पहले 6 पे जाना, 6 के बाद 3 पे जाना, फिर 4 पे जाना, गलत डायरेक्शन दे दी. एक ही डायरेक्शन में आपको व्यक्ति को दौड़ाना है. अब समझो, अब समझो, ये हिंदी में बताया मैंने, अब इसी को इंग्लिश में देखना. यूनिटी ऑफ कमांड, इट इज कनेक्टेड विद द फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल. जो व्यक्ति काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको बोलते हैं पर्सनल. ये कंसर्न है, चिंतित है कि व्यक्ति का काम कैसा होगा. देखना, दिस प्रिंसिपल द रिलेशन ऑफ द ऑफिसर स्ट्रांग. ये प्रिंसिपल रिलेशन स्ट्रांग बनेगा कैसे? जब एक व्यक्ति को एक ही अथॉरिटी पता रहेगी कि मेरे को इसी की बात सुनना है, तो उन दोनों का रिलेशन कैसा होगा? स्ट्रांग. बात समझ में आई? सरल भाषा में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति को दूसरे ही एक ही व्यक्ति से निर्देश मिलना चाहिए. एक व्यक्ति 10 लोगों का हुक्म बजा सकता क्या? एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति का ऑर्डर फॉलो कर सकता है. तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड. अब अगला होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसको देखना. इट इज कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट. अब मैंने जो बोला था ना, क्या बोला था? यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे. ये वही वाली बात कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्या बनते हैं ऊपर नीचे? डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग द बिजनेस कंसर्न. आपके बिजनेस में जितने डिपार्टमेंट है, सब लोगों की बढ़िया डायरेक्शन में काम होना चाहिए. दिस प्रिंसिपल हेल्प इन यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन मतलब हम लोग एक ही दिशा में दौड़ लगा सकते हैं, एक ही प्लान पे काम कर सकते हैं, अलग अलग प्लान नहीं बनेगा. ऐसे याद हो जाएगा. यूनिटी ऑफ कमांड इज कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल. Unity of direction is concerned with the function of the plan, department and sub department. अगला क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन. बात समझो. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पूरी चीज एक ही जगह होगी. ये हो गया सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज कहीं से भी हो सकती है. समझे आप? सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही व्यक्ति पूरा काम करेगा. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सब व्यक्ति सब काम करेंगे, किसी को कोई बड़ी बात नहीं. देखना ध्यान से. When the top level management give more role and importance to its subordinates. सबऑर्डिनेट मतलब आपके नीचे काम करने वाला कर्मचारी. ठीक है. मैनेजमेंट में 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. तो जब टॉप लेवल ज्यादा रोल देता है किसको? मिडिल लेवल को. इन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. जो काम टॉप लेवल का था, टॉप लेवल मिडिल लेवल को सौंप देता है बोल के कि आप संभाल लो, तो वो क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन. बोले आप देख लो, मैं कोई दिक्कत नहीं, तुमको बोला है काम पूरा तुम देख लो, कोई दिक्कत नहीं. द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट बताता है कि मेरे को पूरा अपने तरफ रखना है फोकस, या एम्प्लॉय के तरफ रखना है. समझे? डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल दो, पूरा संभाल लो, तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन. टॉप लेवल ही पूरा काम करेगा तो क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन.
पूरे डिसीजन लेने की पावर अगर मिडिल लेवल को दी तो डिसेंट्रलाइजेशन, पूरे डिसीजन टॉप लेवल ही लेगा तो सेंट्रलाइजेशन। सिंपल सिंपल सिंपल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता पता आपको? एक व्यक्ति है, बोलता है हाइट कितनी होना चाहिए। देखो नॉर्मल अपने भारत में हाइट होगी 4 से लेके 7 तक के, पर जिसकी हाइट 4 है वो क्या हो गया? कम, और जिसकी हाइट 7 है वो क्या हो गया? ज़्यादा। तो हम बोलेंगे 5 से 6 फीट जो है वो कैसी हाइट हो गई? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है, सही है, बहुत प्यारा। इससे कम हुआ तो बेकार, इससे और अच्छा हुआ तो अच्छी बात है। देखो कोई व्यक्ति है वो 50% से लेके 99% तक मार्क लाता है, तो हम क्या बोलेंगे बताएं? 75% तो क्या हो गया? स्टैंडर्ड। कम से कम 75 सबके आना चाहिए। फिर इससे कम भी है, 60 से ऊपर भी है, तो मैं तो बोलूंगा स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। समझना स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू टेलर, ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो। अभी तक के फेयोल चल रहे थे, हेनरी फेयोल, अब कौन आ गए? टेलर। याद रखना टेलर साहब भी बहुत अच्छी बात बोलने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू टेलर स्टैंडर्डाइजेशन इज इसेंशियल फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर तुम अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बोलते हैं ना स्टैंडर्ड का है ये, तो ये टेलर ने बताया। टेलर ने बोला कि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विथ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कीमत कम से कम और गुणवत्ता एकदम बढ़िया से बढ़िया, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। किसने बोला? ये टेलर ने। क्या बोलता है? कम से कम कीमत पे अच्छे से अच्छा बनाना है तो क्या होना चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कंडीशन ऑफ वर्क। ऐसा नहीं कि काम ही अच्छा होगा, जो टूल्स है आपके काम करने के वो भी अच्छे होंगे, जो इक्विपमेंट है वो भी अच्छे होंगे, जहाँ पे बैठ के आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी वातावरण एकदम बढ़िया रहने वाला है, मटेरियल भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपने पेंटर को बेस्ट पेंट दिया तो वो बेस्ट पेंटिंग बना के देने वाला है, सो दैट द बेस्ट प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस एट अ मिनिमम कॉस्ट। इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। किसने बताया? टेलर ने। क्या करो? बेस्ट प्रोडक्ट अगर चाहते हो तो एम्प्लॉय को भी बेस्ट कंडीशन दो, बेस्ट मटेरियल दो, बेस्ट टूल दो, बेस्ट इक्विपमेंट दो। तुम अच्छा करो, एम्प्लॉय अच्छा करके देगा, और क्या हो जाएगा? स्टैंडर्डाइजेशन। मैं समझ गया आपका डाउट, मैं समझ गया। मैं एक बार क्विक रिवाइज कराऊंगा पूरे आंसर 10 होने दो, 10 के 10 रिवाइज कराऊंगा, शांति रखो। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉर्म्युलेटेड बाय हेनरी फेयोल। ये वही वाला है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और एक बार अच्छे से समझ लो इसको। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस देयर शुड बी वन हेड। देख लो जो मैं बोल रहा था, एक व्यक्ति को एक ही बॉस मिलना चाहिए और एक ही प्लान मिलना चाहिए। पूरा एक ग्रुप को एक ही व्यक्ति लीड करेगा और एक ही प्लान पे काम करेगा, इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। जिसके ऑब्जेक्टिव सेम है, एक ही व्यक्ति लीड करेगा, एक ही प्लान पे काम होने वाला है। बोलते हैं ना ये हमारा टीम लीडर है और ये हमारा प्लान है, ये होता है काम, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किसने बनाया? हेनरी फेयोल। वाइल आहा यूनिटी ऑफ कमांड भी लेके आया। देखो देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यूनिटी ऑफ कमांड का तड़का। देखो देखो, यूनिटी ऑफ कमांड इज कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल। मैंने बोला था यूनिटी ऑफ कमांड ये किससे कंसर्न करती है? फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एक व्यक्ति की जब बात होगी तो वो क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। एक व्यक्ति आपको दिशा निर्देश देगा, एक ही प्लान पे अपन काम करेंगे तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। एक व्यक्ति को जो निर्देश देगा वो क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। और जिस प्लान पे हम काम करेंगे पूरी बॉडी, वो क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पूरे डिपार्टमेंट के लिए है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक व्यक्ति के लिए है तो यूनिटी ऑफ कमांड। बड़ा सिंपल है, समझ में आ जाए तो, नहीं तो कठिन है।
इतना सरल है। देखो, एक व्यक्ति है तो बन गया यूनिटी ऑफ कमांड, और अगर पूरे ग्रुप की बात है तो बन गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिंपल सिंपल। डी बिल्कुल सही, डी डिपार्टमेंट का है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, व्यक्ति का है तो यूनिटी ऑफ कमांड। शाबाश। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन। अब हम प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं। जो कौन सा प्रिंसिपल है? साइंटिफिक सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग करना है और डेवलपमेंट करना है। टेलर आ गया, टेलर आ गया, टेलर आ गया, काम कर लो। दो ही लोग हैं, एक फ्योल है और दूसरा कौन है? टेलर। अकॉर्डिंग टू टेलर, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी डन वेरी केयरफुली। हम जिस व्यक्ति को जॉब पे रखते हैं उसका सिलेक्शन बहुत सावधानी से होना चाहिए, बिकॉज रॉन्ग सिलेक्शन में क्रिएट डिजास्टर। अगर तुमने गलत व्यक्ति को रख लिया तो काम हो गया, लग गया, काम लग गया, क्योंकि व्यक्ति कैसा है? गलत। दिस डज नॉट मीन दैट ओनली वेल क्वालिफाइड पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड। इसका यह मतलब नहीं है कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति रखना है, बट दैट पर्सन शुड बी एम्प्लॉय हु कैन डू वर्क और इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट वर्क। ऐसा नहीं कि भाई तुम बेस्ट वर्कर को ही रखो, जो पूरा पीएचडी है उसी को रखो, नहीं तो मत रखो। ऐसा नहीं, रखो, पर ऐसे व्यक्ति को रखो जो केपेबल हो। केपेबल मतलब योग्य है कि वो ये काम संभाल सकता है। टेलर इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर साहब ने किताब लिखी है। क्या किताब का टाइटल है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दैट नो मैटर हाउ गुड योर सिलेक्शन प्रोसीजर इज, बट विदाउट ट्रेनिंग, आपने बेस्ट व्यक्ति को भी रख लिया है तो भी आपको उसको क्या प्रोवाइड करना है? ट्रेनिंग। द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय कैन नॉट बी इंक्रीज। जब आप उसको ट्रेनिंग दोगे तभी क्या होगा? उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। इसीलिए बोलता है क्या करो? सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग करो, अच्छी जगह पे रखो। अ पर्सन शुड डू वर्क नॉट मियर नो द वर्क। उसको केवल काम नहीं करना है, उसको अ पर्सन शुड डू, काम करके देगा। बस ऐसा नहीं कि उसको पता ये करना है। जैसे मेरे को पता है पढ़ाना है, मैं आ गया पढ़ा रहा हूँ, हाँ हूँ कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट नोइंग कि मेरे को ये करना है। बट डू, मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो अभी 10 के 10 रिवाइज करा के देता हूँ, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन देखते से आंसर आएगा। आप क्वेश्चन देखना, मैं आंसर ऐसे ही निकाल दूंगा। सबसे पहले मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब एम्प्लॉय और लेबर के बीच में क्या ला दो? गैप को फिल कर दो। अगर आपके ह्यूमन बीइंग खुश नहीं है तो बाकी रिसोर्सेज केवल रिसोर्सेज ही रहने वाले हैं। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या है? टेक्निक है जिससे हमारा काम सरल होता है और जिससे हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट हम कमाते हैं। फेयोल के प्रिंसिपल इनिशिएटिव जैसी दिखा समझ जाना। एम्प्लॉय को क्या दो? फ्रीडम दो, न्यू प्रोजेक्ट पे काम करे और पुराने वाले को अपग्रेड करे। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इक्विटी, फेयर डीलिंग करो, फेयर ट्रीटमेंट करो, सब कुछ फेयर रखो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिटी भी आना चाहिए, कोऑपरेटिव एटीट्यूड आपका रहना चाहिए, जस्टिस भी होना चाहिए। इफिशियंसी डिवीजन ऑफ लेबर से आ जाएगी। राइट व्यक्ति को राइट काम देना है एज पर देयर इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी। जो जितना इफिशियंट है, जिसमें स्पेशलाइजेशन किया है, उस हिसाब से उसको देना है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड मतलब एक ही व्यक्ति को मिलना चाहिए ऑर्डर। डायरेक्शन, पूरे ग्रुप को एक ही जगह आपको लेके चलना है, अलग अलग जगह नहीं। ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड, ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि हमको पूरा काम बांट दो। इफ यू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू मिडिल लेवल देन यू आर डूइंग डिसेंट्रलाइजेशन। और पूरा सेंट्रलाइजेशन कर लिया मतलब टॉप लेवल काम करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पहले बेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट देना पड़ता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वही वाला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो अभी अपन ने देखा था कि एक व्यक्ति को एक हेड होना चाहिए, वो कहलाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। ये भी किसने बनाया था? हेनरी फेयोल ने। फिर अपन आगे आते हैं साइंटिफिक ट्रेनिंग वगैरह। अब भी टेलर ने बोला क्या करो? साइंटिफिक ट्रेनिंग दो, ये दो, ताकि बढ़िया काम चलते चले।
अभी अपन वेरी शॉर्ट पूरे करते हैं, फिर आ जाओ आगे। टेलर ने 8 बॉस स्कीम दी है। टेलर है सजेस्टेड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, 8 बॉस स्कीम दी है। देख लो, वो बोलता है 8 बॉस लाओ। गैंग बॉस पूरे ग्रुप को देखने वाला, स्पीड बॉस काम को तेज कराने वाला, रिपेयर बॉस कोई भी टूट फूट हुई तो ये व्यक्ति देखेगा, इंस्पेक्टर कोई भी काम गलत होता है तो ये इंस्पेक्शन करेगा कि सही हो रहा है या नहीं, शॉप डिस्क्लिनरियन जो शॉप मतलब दुकान में देखेगा कि सब बढ़िया चल रहा है या नहीं, रूट क्लर्क ये देखेगा कि बराबर पैसा वगैरह का हिसाब बराबर चल रहा है कि नहीं, कार्ड चेक ये देखेगा लोग बराबर आ रहे हैं या नहीं, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये देखेगा व्यक्ति सही समय पे और सही कीमत पे काम कर रहा है या नहीं। टेलर की 8 बॉस स्कीम है। देख लो जल्दी जल्दी कौन कौन से बॉस बनाए। गैंग बॉस मतलब सबको ये लीड करेगा, स्पीड बॉस मतलब ये फटाफट काम कराएगा, रिपेयर बॉस मतलब ये देखेगा जो भी टूट फूट हुई फटाफट काम होए, इंस्पेक्टर ये देखेगा काम सही चल रहा कि नहीं, शॉप डिसिप्लिनरियन ये देखेगा कि दुकान में सब कुछ सही चल रहा कि नहीं, रूट चेक ये देखेगा रूट क्लर्क की सब रूटिंग से काम हो रहा है या नहीं, इंस्ट्रक्शन कार्ड चेकर ये देखेगा कि इंस्ट्रक्शन सही चल रहा है या नहीं और सब कुछ सही हो रहा है या नहीं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड वी प्रोड्यूस बाय फेयोल। फेयोल एक प्रिंसिपल को लेके आता है जिसका प्रिंसिपल क्या है, आई एंड वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। According to this principle of Henry Fayol, the industrialist should use the word we instead of I. ये फेयोल बोलता है कि जितने भी बड़े बड़े मालिक हैं उनको मैं नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम। मैं की जगह किसका प्रयोग करना चाहिए, हम का। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम कोऑपरेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से फ़ायदा चाहते हो, एम्प्लॉय से फ़ायदा चाहते हो, शुड वर्क हारमोनी, आपके साथ में वो सही काम करें तो आपको उसके लिए क्या काम करना है, यू शुड यूज़ द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। मैं की जगह हम, मैं की जगह हम। फिर से टेलर का प्रिंसिपल आ रहा है टास्क का। टास्क का मतलब ही होता है काम। टास्क का मतलब क्या होता है, काम। प्रिंसिपल ऑफ टास्क, दिस पर्टेन टू द नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। टास्क आइडिया है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल वर्कर, इट इज द टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग। ये जो टास्क आइडिया है इसमें हम पहले से ही क्या करते हैं, फोरकास्टिंग, भविष्य के बारे में पहले से बताते हैं। एंड व्यूइंग अहेड एवरी स्टेप, सब स्टेप को देखते हैं क्या क्या चल रहा है। लॉन्ग सीरीज में, बड़ी बड़ी सीरीज में हम लोग सेपरेट करते हैं ऑपरेशन को, ये अलग ये अलग ये अलग, इसको बोलते हैं टास्क। टास्क का मतलब ही होता काम, पहले से वो फोरकास्ट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है। द स्टैंडर्ड टास्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड मतलब इतना तो आपको करना है। द स्टैंडर्ड टास्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच एन एवरेज वर्कर डज इन कॉग्नियल एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ वर्किंग डे। कॉग्नियल का मतलब सपोर्टिव, कॉग्नियल मतलब सपोर्टिव, यानी आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ पे आपको हल्ला गुल्ला नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप काम अच्छे से कर सकते हो। एक दिन में एक व्यक्ति कितना अच्छे से काम करता है और उसको कितना मिलता है। टेलर कॉल्ड इट अ फेयर डेज वर्क। एक दिन में एक व्यक्ति को 10 घंटे में 50 बकेट बना लेना था, सब कुछ सही था, उसने 50 बकेट बनाई। आप समझ जाओ टेलर बोलता है कि इसने सही काम किया, इसको पैसा दे दो। और अगर उसने 50 की जगह 40 बनाई तो इंस्पेक्शन करो उसने कहाँ टाइम वेस्ट किया। और अगर 50 की जगह 60 बनाई तो उसको प्रमोट करो, आगे बढ़ाओ, या आपको और आगे बढ़ा के देगा। समझ गए क्या है टेलर का प्रिंसिपल? फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना। यह है प्रिंसिपल ऑफ टास्क। प्रिंसिपल ऑफ टास्क का मतलब होता है एक दिन में एक व्यक्ति को इतना काम तो करना ही है। बढ़िया कंडीशन है, सब कुछ बढ़िया, आप इतना काम करके दो। अगर इससे कम किया तो आप इनएफिशिएंट हो, और इससे ज़्यादा करके दिया बहुत अच्छी बात है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है। अ वर्कर यूजली वर्क मच बिलो हिज कैपेसिटी इफ नो स्टैंडर्ड इज सेट। अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं किया, जैसे मैंने बोला ना कि आपको 50 बाल्टी तो बनाना ही है, तो ये 50 क्या हुआ, स्टैंडर्ड। अगर मैंने 50 नहीं रखा होता ना तो वो मुश्किल से 10-15 बनाता। अब मैंने 50 रखा ना तो वो कम से कम 40 से 60 की रेंज में काम करने वाला है। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ टास्क। बोलो कौन सा प्रिंसिपल है ये? प्रिंसिपल ऑफ टास्क।
अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन स्टडी? मोशन का मतलब होता मूवमेंट, व्यक्ति को कहां कहां चलना पड़ रहा है। दो स्टडी होती है, एक टाइम स्टडी होती है जिसमें समय के बारे में बात करते हैं, और दूसरी मोशन स्टडी होती है जिसमें मूवमेंट की बात करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ अ मशीन ऑपरेटर, कि मशीन ऑपरेटर को कितना मूवमेंट करना पड़ रहा है उसके जॉब को परफॉर्म करने के लिए। टाइम स्टडी में स्टॉप क्लॉक को देखते हैं कि इतने समय में इतना काम होना चाहिए। मोशन स्टडी में देखते हैं कि व्यक्ति को उस मशीन को चलाने के लिए कितना मूवमेंट करना पड़ रहा है। द पर्पस, ये जो उद्देश्य है, देखो ये उद्देश्य क्या है, द पर्पस इज टू एलिमिनेट यूजलेस मोशन। इसका उद्देश्य क्या है, हमको अलग करना है व्यक्ति का जो यूजलेस, बेमतलब में जो मूवमेंट होता है वो हटाना है। एंड एस्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस, ये स्टडी कैमरे से की जाती है ताकि उसका मूवमेंट कम से कम हो जाए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर से आया वही प्रिंसिपल है, पूरे व्यक्ति को एक ही प्लान पे आपको लेके चलना है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इट मींस देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। वन हेड, बोलो क्या है, वन हेड वन प्लान पूरे ग्रुप की एक्टिविटी के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड इज कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी, यानी पूरे डिपार्टमेंट की बात करता है। पूरे डिपार्टमेंट की बात है तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक व्यक्ति, पूरे डिपार्टमेंट की बात है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक व्यक्ति की बात है तो यूनिटी ऑफ कमांड। सो सिंपल। Who formulated scientific principle of management? एक ही व्यक्ति का नाम आएगा इसमें जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए। किसने बनाए? F.W. टेलर। किसने बनाए? F.W. टेलर। कब चले गए? 1915 में। कहां पे चले गए? फिलाडेल्फिया में इनका देहांत हो गया 1915 में। इन्होंने बनाया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर ने। हाउ मैनी पार्ट डिड फ्योल? देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने बनाया? टेलर ने। अब दूसरे बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है जिनका नाम है हेनरी फ्योल। वर्क ऑफ बिजनेस कितने पार्टों में डिवाइड किया था? 6 पार्ट में। टेक्निकल वर्क, टेक्निकल मतलब तकनीकी काम, यही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला टेक्निकल में आ जाएगा। कमर्शियल, बेचना खरीदना, ये कैसे में आ जाएगा? कमर्शियल। फाइनेंशियल, बैंक से लेन देन करना, बेचना खरीदना किस में आएगा? कमर्शियल में। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किस में आएगा? टेक्निकल में। फाइनेंशियल, लोन लेना लोन देना, पैसों का लेन देन, वो किस में आएगा? फाइनेंशियल। सिक्योरिटी वर्क, कि हमारा जितना भी काम है सिक्योरिटी में है, कोई चोरी चमारी तो नहीं हो रही, वो किस में आएगा? सिक्योरिटी वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, किसको रखना है, किसको निकालना है, कौन को लाना है, वो किस में आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। लास्ट आता मैनेजरियल वर्क, जिसको रख लिया उससे काम कैसे कराना है। ऐसे याद हो जाएगा यार। टेक्निकल काम है, फाइनेंशियल काम है, कैसा काम है? कमर्शियल, टेक्निकल, ये तो ऐसे याद हो रहा। TCF, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल। टेक्निकल मतलब वही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कमर्शियल मतलब खरीदना बेचना, फाइनेंशियल मतलब बैंक डीलिंग, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। ये तो कैसे नहीं होगा? 6 ऐसे हो जाते हैं। करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं और एक बार बता देता हूं, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल। टेक्निकल मतलब तकनीकी सहायता, कमर्शियल खरीदना बेचना, डिपार्टमेंट है दुकान का, फाइनेंशियल बैंक का, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रखना निकालना, मैनेजर मतलब जिसको रखा उससे काम लेना। हो गया? अब तो TCF याद रखना, AM याद रखना, और एक बचा सिक्योरिटी। लास्ट क्या है? सिक्योरिटी। वो देखेगा सब कुछ, कोई चोरी चमारी तो नहीं हो रही। मोशन स्टडी के बाद अगली स्टडी हो रही है काहे की? टाइम की। ये लास्ट आंसर है। इट इज डन टू ऑब्जर्व द स्टडी द मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी टास्क। इसको करके ये बताया जाता है कि इतने समय में ये काम होना चाहिए। इसको करके क्या बताया जाता है? इतने समय में इतना काम होना चाहिए। प्रिसाइज टाइम, इसको करके हम बता देते हैं कि इतने समय में ये काम होना चाहिए।
स्टैंडर्ड टाइम, इसी से स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है कि ये काम इतनी देर में होना चाहिए। लास्ट आंसर मेरे ख्याल से ये है, ये वाला लास्ट है। फटीग स्टडी, फटीग का मतलब थकावट। देखो मैं तुमको तीनों स्टडी बता दूंगा, बोलो टाइम स्टडी कितने समय में काम होना चाहिए, स्टॉप क्लॉक को लो, बता देगा इतने समय में काम होना चाहिए। तो कौन सी स्टडी, टाइम स्टडी। कैमरा लगाओ, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, तो कौन सी स्टडी, मोशन स्टडी। लास्ट स्टडी होती है फटीग स्टडी, मतलब देखो थकावट कितनी आ गई। एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत शानदार व्यक्ति, अरे पूरा धमाका कर देगा, और कंडीशन कैसी मिली, बहुत बेकार, पुअर, बेकार। क्या हो जाएगा इससे, मोनोटनी आ जाएगा, फिजिकल एंड मेंटल फटीग, वो शरीर से भी थक जाएगा, दिमाग से भी थक जाएगा। बात समझे, बात समझे, बात समझे। स्पेशलाइज व्यक्ति है पर उसको पुअर वर्किंग कंडीशन है, तो क्या आ जाएगा, फिजिकल एंड मेंटल फटीग आ जाएगा। अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर, फटीग आइदर अ फिजिकल और मेंटल ऑलवेज हैज अ एडवर्स इफेक्ट ऑन वर्कर्स हेल्थ। अगर आप ज़्यादा दिमाग का काम कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हो, फटीग आ रहा है फिर भी काम कर रहे हो, तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है और ये आपकी इफिशियंसी को भी घटा देगा। द आइडिया ऑफ दिस स्टडी इज टू सी वर्कर मेंटेन देयर ऑपरेशनल इफिशियंसी विदाउट एनी इंजुरी टू देयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, इसका ये मतलब नहीं कि उससे तुम दिन में 15-15, 16-16 घंटे काम करा लो, या 8 घंटे की स्कीम अभी आई है। अभी भी आप देखो, 2 सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत कम छुट्टियां मिलती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा लिबरल रहता है। क्यों, क्योंकि वो लोग ये फटीग स्टडी पे बहुत फोकस करते हैं कि व्यक्ति को ना फिजिकल ना मेंटल फटीग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत तवज्जो गवर्नमेंट इसलिए देती है ताकि उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस बनी रहे। प्राइवेट वाले क्या बोलते हैं, अरे एक जाएगा दूसरा आएगा, पर गवर्नमेंट में निकाल नहीं सकते। मैं आपको अपने तरफ से समझने के लिए बताया, बाकी दोनों सेक्टर बढ़िया, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ एनी सेक्टर। सो यहां पर वेरी शॉर्ट कंप्लीट हुए। आई एम कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो विद शॉर्ट आंसर। शॉर्ट भी बताता हूं, लॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं। आपका ब्लूप्रिंट मैं देख रहा हूं, आप बेफिक्र रहो, आपको लॉन्ग आंसर इसमें से नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू, बहुत हो गया।